दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स इस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th हिंदी हाफ ईयरली पेपर ए कोड का ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस मॉडल पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिख देना। तो चलो शुरू करते हैं। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। कक्षा 10 का पेपर है, 70 नंबर का कोड है। प्रारंभ में 15 मिनट पढ़ने के लिए हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ में 20 नंबर के ओएमआर वाले प्रश्न और खंड बा में 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न हैं, जिनके अंक उनके सामने दिए गए। बहुविकल्पीय प्रश्न हम करेंगे। इस वीडियो में हम आपको केवल प्रश्न दिखा रहे हैं, सॉल्यूशन हम इसका दे देंगे। आप लोग कह रहे भैया अलग अलग कोड के पेपर दिखा दो जल्दी से, तो सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। बाकी सॉल्यूशन हम दे चुके हैं पहले भी कई पेपर के, और भी इसका भी हम सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो उपन्यास सम्राट कौन थे? प्रेमचंद थे। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन सही है। सी वाला आप बबल गोला ओएमआर शीट पर काला करेंगे। कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। निम्नलिखित में से जीवनी कौन है? वसेरे से दूर अनामदास का पोता कलम का सिपाही। कलम का सिपाही एक जीवनी है, तो सी वाला यहां पर भी सही है। इसके बाद त्याग पत्र के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार है त्याग पत्र के लेखक। रामचंद्र शुक्ल की कहानी कौन सी है? उसने कहा था भुलाई, 11 वर्ष का समय या इंदुमती। कविवर बिहारी की प्रमुख रचना क्या है? तो बिहारी सत सही जो है वो बिहारी की मुख्य रचना है। केशवदास किस काल के कवि हैं? केशवदास रीति काल के कवि हैं। सी वाला ऑप्शन आप भरेंगे। भरत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरदास, माखनलाल चतुर्वेदी। जो मुझको आ रहा है यहाँ पर मैं बता रहा हूं, बाकी आप इसको एक बार देख लेना। भक्ति काल की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, साकेत, लहर, प्रेम माधुरी। तो भक्ति काल की रचना कौन सी है? तुलसीदास भक्ति काल के थे, तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना, तो ए वाला सही होगा। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? तो कौन है? बिहारी लाल है। इनकी रचनाओं में उत्साह या वीर रस होता था। पद्माकर रति के हैं, केशवदास भी रति के हैं, घनानंद भी रति के। ब्रज में विरही लोक दुखारे में कौन सा रस है? तो करुण रस है। ठीक है, दुख की बात हो रही है ना, ब्रज में विरही लोक दुखारे, तो करुण रस है। जो अखिनु सब देखी आंख न देखी जानी, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पहले और तीसरे चरण में सोरठा में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा होता है सोरठा। दोहा में क्या होता है? 13/11/13/11 होता है, यानी कि पहले और तीसरे में दोहा में 13-13, तो पहले और तीसरे में सोरठा में 11-11 मात्राएं होंगी। सुगंध शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं उपसर्ग, तो सु होगा। ठीक है, इसके बाद नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में कौन सा समास है? कर्मधारय, दिगु, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। आपको बताना है कि नवरत्न में कौन सा समास है। तो यहां पर बहुब्रीहि होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? भू, वसुधा, धरा, प्रसून। तो यहां पर भू नहीं है। भू माने भी वैसे पृथ्वी होता है, लेकिन वसुधा भी पृथ्वी होती है, धरा भी, और प्रसून माने, प्रसून शायद है यहाँ पर, प्रसून माने बारिश या बादल होता है, तो एक बार इसको चेक कर लेना। यहाँ पर विभक्ति वचन के बारे में पूछा गया है। जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है। क्या होता है? भाववाच्य होगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य, उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसके बाद अहसम में हस धातु के लकार कौन सा? तो ये पर आपको बताना, लड लकार, लट लकार, लोट लकार या लट लकार। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एक दो वो हो सकते हैं, गड़बड़ हो सकते हैं, तो चेक कर लेना। मुझे जो आ रहे थे मैंने बताया, इसके मैंने सॉल्यूशन अभी नहीं निकाला है, तो उसको आप देख लेना। वर्णात्मक प्रश्नों में आप इसकी व्याख्या करेंगे, गद्यांश की व्याख्या आपको करनी है और संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या करते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन सा पार्ट है और कौन से लेखक है। कोई एक गद्यांश आपको करना है, चाहे आप ऊपर वाला करो चाहे आप ये वाला करो, कोई एक गद्यांश को सॉल्व करना। 3 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले का उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ मतलब चैप्टर और लेखक का नाम। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब ये जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करनी। लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश दिया। यही काम आपको पद्यांश यानी कि कविता के अंश में करना है। एक कोई कविता का अंश जो अच्छे से आता है उसको सिलेक्ट करना, उसका संदर्भ यानी कविता और
कवि का नाम। पूर्व ते कौन निकली, इसी में मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो रेखांकित अंश है अंडरलाइन वाला, इसकी व्याख्या करनी है। कोई एक सिलेक्ट करना है क्योंकि दो दिए हैं ना पद्यांश भी, कोई एक का ही करना है। संस्कृत गद्यांश का हिंदी में आप अनुवाद करेंगे, कोई एक गद्यांश आप चुनेंगे और उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक का जो नाम है कि इस पाठ से लिया गया और इसके लेखक तो होते नहीं है, बस आप उसका फिर सीधे अनुवाद कर देंगे। यही काम आपको श्लोक के साथ करना है। एक कोई श्लोक लेना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित, मतलब आपको चैप्टर का नाम भी बताना है कि आपकी पाठ्य पुस्तक की कौन से चैप्टर से ये श्लोक लिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वपठित खंड काव्य के पात्र का चरित्र चित्रण करना है, जो प्रमुख पात्र है। नहीं आता तो स्वपठित खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। जीवन परिचय में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद का। इनका जीवन परिचय और इनकी एक रचना का नाम लिखना है, ठीक है, एक ही रचना का नाम लिखना है। तो कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद का बड़ा फेमस जीवन परिचय होता है, तो तैयार कर लेना। कवियों में आप सूरदास, रसखान या पंत जी का लिख सकते हैं, सुमित्रानंदन पंत जी का, तो किन्हीं एक का आप लिखेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब ये वाले मत छापना जो यहाँ पर दिए हुए हैं, बाकी कोई एक एक्स्ट्रा जो आपने याद किया हो वो श्लोक आपको लिखना है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। अपने मित्र को बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए। ये पत्र लेखन में आपको निमंत्रण पत्र लिखना है 4 नंबर में। नहीं आता तो विद्यालय में खेल का सामान उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। खेल का सामान नहीं है और प्रधानाचार्य जी को आप प्रार्थना पत्र में बताओ कि खेल का सामान नहीं है, जिससे विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता नहीं हो पा रही है और हम लोग खेलना चाहते हैं, इसलिए सामान उपलब्ध कराने की कृपा करें, महान दया होगी। इस तरह से आप सिस्टमेटिक ढंग से पूरा एक पत्र लिखेंगे। इसके बाद किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर आपको देना है। ये 4 प्रश्न है, किन्हीं 2 का आपको संस्कृत में उत्तर देना है। फिर आपको एक निबंध लिखना है। बेरोजगारी की समस्या पर आप लिख सकते हैं, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर लिख सकते हैं, राष्ट्रीय एकता पर लिख सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण पर लिख सकते हैं। 4 से 5 पेज का आप निबंध लिखेंगे अच्छा सा, ठीक है। बीच बीच में कविता के पार्ट, कोटेशन, हेडिंग स्केच पेन या काले पेन से, ब्लैक पेन से आप डालते हुए अच्छे से निबंध को सजाते हुए ढंग से निबंध, अच्छा प्रस्तुतिकरण से आप निबंध लिखेंगे। 7 नंबर का निबंध है, पूरे नंबर भी मिलते हैं अगर अच्छा निबंध लिखोगे। बाकी विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में महिलाओं की स्थिति, कंप्यूटर हानि तथा लाभ, टेलीविजन हानि तथा लाभ, इंटरनेट के हानि तथा लाभ, ये भी टॉपिक है जिन पर आप अपना निबंध लेखन कर सकते हो। निबंध लेखन के लिए यह है कि बस लिखना होता है, आपको सोच के अपने भाषा में, अपने विचारों में, अपने तरह से, अपने शब्दों में आपको उस टॉपिक पर अपने विचार लिखने होते हैं। वही फिर जब आप 3-4 पेज लिख लोगे अच्छे से, उस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रफ कॉपी पे, तो आप निबंध लिखने लगोगे, आपकी तैयारी निबंध की हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इंपॉर्टेंट पेपर है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जाकर वहां पर आप इसको एज ए प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी इसका सॉल्यूशन हम पूरा सिस्टमेटिक वे में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना, आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे, जरूर बताना। अपने शहर या गांव का प्यारा नाम कमेंट में जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।